आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में विज्ञान से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपका कह रहा है कि फिल्टर पेपर का उपयोग जो है इनमें से किस काम के लिए किया जाता है? गंदे पानी को साफ करने के लिए, अनाज से पत्थर चुनने के लिए, हवा से भूसा उड़ाने के लिए या लोहे को चमकाने के लिए। फिल्टर पेपर का जो है उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, है ना। गंदे पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, ताकि क्या हो, जो गंदा पानी है उसमें जो गंदगी है वो अलग हो जाए और शुद्ध जो पानी है, साफ पानी है, वो अलग हो जाए, है ना। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका, ये जो उजला उजला सा देख रहे हैं ये है आपका फिल्टर पेपर, है ना। यहाँ देखिए एक गिलास में जो है गंदा पानी है ना। इसमें जो है धूलकण है, मिट्टी है और पानी है। इसको क्या किया गया, एक जो है फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया गया और इसमें से जो है गुजारा गया इस गंदे पानी को। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर शुद्ध पानी, एकदम साफ पानी निकल रहा है और जो गंदगी है वो ऊपर ही रह रहा है। बाद में इस गंदगी को आप हटा सकते हैं और हम जो है शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो फिल्टर पेपर के माध्यम से, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, कह रहा है फिल्टर पेपर एक प्रकार का छन्ना होता है। क्या होता है? एक प्रकार का छन्ना होता है जो तरल और ठोस को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी तो हमारा तरल है और ये देखिए जो ऊपर में जो कचरा है ये सब तो ठोस है ना। तो इसका जो उपयोग है तरल और ठोस को अलग करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में पानी हो गया, रसायन या अन्य द्रव्यों में जो छोटे कण होते हैं उसको छानने के लिए जो है किया जाता है फिल्टर पेपर का प्रयोग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि जब किसी द्रव, जैसे पानी हो गया, पानी क्या है? एक द्रव है ना। जब किसी द्रव को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है और उसके साथ घुला ठोस पदार्थ जैसे नमक पीछे रह जाता है तो इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, परिप्रेक्षण कहते हैं या निस्यंदन कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक गिलास में जो है पानी और नमक घुला हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें नमक घुला हुआ भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? भाप में बदलकर उड़ जाएगा और उसमें जो नमक है वह रह जाएगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, परिप्रेक्षण कहेंगे या निस्यंदन कहेंगे? तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ, बहुत सारे लोग गए होंगे और जो लोग ऑप्शन नंबर बी को चुने होंगे उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार होगा, है ना। वाष्पीकरण, पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है ना। चलिए इसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए, जब किसी द्रव जैसे पानी को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है और उसके साथ घुला ठोस जैसे नमक पीछे रह जाता है तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं ना। मान लीजिए कि पानी और नमक का घोल है, इसको हम गर्म करेंगे तो पानी जो है, यहाँ देखिए भाप बनकर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का भाप, है ना। भाप बनकर उड़ जाएगा पानी सब का सब
और बच क्या जाएगा, सिर्फ नमक बच जाएगा, जिसको आप एक अलग बर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वाष्पन की प्रक्रिया को दर्शाता है। पानी की भाप का ठंडी सतह पर पानी का बन जाना, यानी पानी का जो भाप होगा उस भाप का ठंडी सतह पर फिर पानी बन जाना, ये वाष्पन की प्रक्रिया को दर्शाता है। या समुद्र के पानी को धूप में छोड़ने पर नमक का रह जाना, या मिट्टी वाले पानी को छानकर साफ करना, या दूध को उबालने पर ऊपर प्लेट के नीचे बूंदे बनना। कौन सा उदाहरण वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। वाष्पन की प्रक्रिया यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो कौन सा उदाहरण है। तो सबसे बेस्ट उदाहरण कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। ठीक है, समुद्र के पानी को धूप में छोड़ने पर क्या होगा, समुद्र का पानी वाष्प, समुद्र में जो है समुद्री जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है, नमकीन होता है ना, उसमें नमक मात्रा होता है। तो समुद्र के पानी को अगर आप निकाल कर कहीं पर जो है रख दीजिए कोई गड्ढा करके, तो क्या होगा कि धूप में जो है वह पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और उसमें जो नमक रहेगा वह रह जाएगा, है ना। तो यही है आपका वाष्पन की प्रक्रिया का सबसे बेस्ट उदाहरण आपका यही है। समुद्र के पानी को धूप में छोड़ने पर नमक का रह जाना, नमक रह जाएगा यानी पानी धूप में वाष्प बनकर उड़ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार होगा। ठीक है, देखिए सूर्य है, धूप पड़ेगा समुद्र के पानी पर, तो क्या होगा कि पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं वाष्प बन रहा है, उड़ रहा है ना, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और जब पानी निकल जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नमक बचेगा, है ना। तो समुद्र के पानी को धूप में छोड़ने पर पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है ना, भाप में बदल जाता है और क्या रह जाता है, सिर्फ नमक रह जाता है। इसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप साइड में कहीं पर आप जो है एक गड्ढा कीजिए, उसमें समुद्र का पानी रख दीजिए और उस पर धूप जब पड़ेगा तो वह पानी वाष्प बनकर भाप बनकर उड़ जाएगा और उस गड्ढा में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नमक बचेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वाष्पन। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखा जाए। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि जब भाप ठंडी होकर दोबारा पानी बनती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं या विलयन कहते हैं। अब देखिए भाप जो है, आप देखे होइएगा खाना बनाते समय भाप निकलता है ना, और भाप के ऊपर ऐसे आप हाथ रखिएगा, मतलब थोड़ा हटा कर रखिएगा, तो आपका हाथ पर जो है एकदम पूरा पानी लगेगा कि पानी में हाथ डुबा कर निकाले, पूरा आपका हाथ पानी पानी हो जाता है ना। तो जब भाप ठंडा होकर दोबारा पानी बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। देखिए भाप उड़ रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए भाप निकल रहा है। ठीक है, अब ठंडी सतह पर जब वो भाप टकराएगा, ठीक है, तो ठंडी सतह पर टकराएगा तो भाप फिर क्या बन जाएगा, पानी में बदल जाएगा, है ना। तो जब भाप पानी में फिर से बदल जाएगा
तो उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए भाप पानी ठंडी सतह पर टकरा कर फिर पानी ही बन रहा है, तो द्रव जल जो है हमारा क्या हो रहा है, संघनित हो रहा है, ठीक है। भाप है, ऊपर उठती जलवाष्प, है ना, उठ रहा है, ठंडी सतह पर टकराएगा तो वह फिर भाप किस में परिवर्तित होगा, जल में परिवर्तित होगा। इसी को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। देखिए जब भाप ठंडी होकर दोबारा पानी बनती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि जब पानी में इतना नमक घुल जाए कि अब और न घुल सके, कि अब और, यहां पर नमक शब्द अगर लग जाता तो बेस्ट हो जाता, ठीक है। जब हम पीडीएफ देंगे, जो लोग पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो है हम नमक शब्द को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब पानी में इतना नमक घुल जाए कि अब और नमक न घुल सके, तो यह क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है और संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है या वाष्प कहलाता है। तो जब पानी में आप एक बार नमक, एक चम्मच मान लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच नमक डालिए, उसके बाद घोलिएगा, क्या होगा, वो पूरा पूरा घुल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे कि एक गिलास पानी में जो है आप एक चम्मच नमक डालिए, उसके बाद क्या होगा, उसको घोलिए, तो कुछ देर के बाद नमक पूरा घुल जाएगा। यही प्रक्रिया आप बार बार दोहराइए, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस पानी में नमक नहीं घुल पाएगा, क्योंकि घुलते घुलते जो है पानी की मात्रा एकदम खत्म हो जाएगा, नमक की मात्रा बढ़ जाएगा, है ना। तो कहा है कि जब पानी में इतना नमक घुल जाए कि अब और नमक न घुल सके, तो यह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा आपका संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, इसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा, है ना। देखिए इमेज कह रहा है संतृप्त विलयन का निर्माण। एक गिलास पानी है, इसमें एक चम्मच नमक डालिए, ठीक है, नमक मिलाइएगा तो घुल जाएगा। लेकिन यही चीज बार बार आप डालिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा, यानी घुलेगा ही नहीं, है ना। तो अब और नमक नहीं घुल सकता, इसमें अब और नमक नहीं घुल सकता, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। देखिए जब पानी में इतना नमक घुल जाए कि अब और नमक उसमें घुल ना सके, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए,
अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल आपका कह रहा है कि यदि आप किसी पानी में अधिक से अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो सबसे सही तरीका क्या होगा। हमको जो है कोई पानी है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नमक घोलना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। पानी को ठंडा कर दें ताकि नमक धीरे धीरे घुले। पानी को ढककर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। पानी को गर्म करके नमक डालें और हिलाएं। नमक डालें लेकिन हिलाएं नहीं ताकि खुद ब खुद घुल जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप किसी पानी में कोई पानी में हमको ज्यादा से ज्यादा नमक को घोलना है ना, हम ज्यादा से ज्यादा नमक घोलना चाहते हैं तो सबसे जो सही तरीका है वो क्या है। तो वो सबसे सही तरीका है कि पानी को गर्म करके नमक डालिए और उसको हिलाते रहिए। ठीक है, तो इसमें इस परिस्थिति में क्या होगा, उस पानी में ज्यादा से ज्यादा नमक क्या होगा, घुलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल ही शानदार, जानदार और जबरदस्त होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। क्या कह रहा है, अगर आप पानी को गर्म करें फिर नमक डालें और हिलाएं तो ज्यादा नमक आसानी से घुल जाएगा, है ना। देख लीजिए पानी है, नीचे से गर्म किया जा रहा है और उसमें नमक डाल के उसको हिलाते रहिए तो इस पानी में आप ज्यादा से ज्यादा नमक को घोल पाएंगे। वहीं पर इतना ही पानी है, ठीक है, और पानी ठंडा है, उसमें नमक मिलाइए, घोलिए, तो उसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा नमक जो है आपको गर्म पानी में नमक घुलेगा। ठीक है, ठंडा पानी में जितना घुलेगा उससे ज्यादा गर्म पानी में नमक घुलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सातवां सवाल आपका कह रहा है कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया दी गई है, सही क्रम कौन सा है। रेत और नमक, है ना, बालू, मान लीजिए बालू और नमक को एकदम मिला दिया गया है। अब हमको उसको अलग करना है, रेत को अलग करना है और नमक को अलग करना है। तो सबसे सही तरीका क्या है, छानना, वाष्पीकरण करना, फिर पानी मिलाना। यानी रेत और नमक को छान सकते हैं क्या, नहीं, ये तरीका तो एकदम गलत है। पानी मिलाना, निस्यंदन, वाष्पीकरण, गर्म करना, पानी मिलाना, निस्तारण, सीधे गर्म करना और रेत को छानना। तो इसमें क्या लगता है कौन सा सबसे बेस्ट होगा। रेत और नमक है, ठीक है, उसको क्या कीजिए आप, रेत और नमक को एक बर्तन में रखिए और उसमें सबसे पहले पानी डालिए। ठीक है, सबसे पहले उसमें आप पानी मिलाइए, पानी मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, उसको छानेंगे। उसको क्या करेंगे, छानेंगे। तो छानना को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। छानना को क्या कहते हैं, निस्यंदन। अब जो छानेंगे तो पानी में क्या होगा, नमक तो घुल जाएगा, लेकिन रेत क्या पानी में घुलता है, नहीं घुलता है। पानी में पानी जब ही डालेंगे उस मिश्रण में, रेत और नमक के मिश्रण में, उसके बाद उसको अच्छे से मिला देंगे, है ना, तो नमक जो है घुल कर पानी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन रेत तो पानी में घुलेगा नहीं, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, निस्यंदन यानी छान लेंगे पानी को। तो पानी को जब छानेंगे तो पानी के साथ साथ क्या आ जाएगा, उसमें नमक भी आ जाएगा, रेत अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसका वाष्पीकरण करेंगे, है ना। कैसे वाष्पीकरण करेंगे, तो उस पानी को गर्म करेंगे। पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी जो है भाप बनकर तो उड़ जाएगा, लेकिन उसमें जो नमक है वो रह जाएगा, है ना। तो सबसे सही जो क्रम है आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल शानदार होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं और आगे भी समझिएगा। चलिए इसको देख लीजिए।
देखिए, रेत और नमक मान लीजिए इसमें मिला हुआ है। सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालेंगे तो नमक और पानी आपस में घुल जाएगा, रेत रह जाएगा। उसके बाद इसको छानेंगे, छानेंगे तो पानी के साथ साथ कौन घुल कर आ जाएगा, नमक आ जाएगा। रह क्या जाएगा, बेचारा अकेले रह जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अकेले रह जाएगा रेत। तो रेत तो यहीं पर अलग हो गया। अब हमको नमक को अलग करना है। तो नमक को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसको अब हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा। रह क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक रह जाएगा, है ना। तो आप समझ गए, आप समझ गए होंगे जरूर, है ना। चलिए, अब ये फोटो नहीं भी दिखेगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है सबसे पहले रेत और नमक के मिश्रण में पानी मिलाएं, जो कि आप यहाँ देख लिए हैं, है ना। इस पानी में नमक घुल जाएगा लेकिन रेत नहीं घुलेगा। अब मिश्रण को फिल्टर पेपर से निस्यंदन यानी छानिए। पानी और रेत दोनों अलग हो जाएगा। अंत में इस पानी को गर्म करके वाष्पीकरण करें। पानी उड़ जाएगा और रेत बच जाएगा। रेत नहीं बचेगा, यहाँ पर नमक होगा, है ना। नमक बच जाएगा, है ना। रेत तो यहीं पर निकल गया, है ना। क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल कह रहा है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। शाक कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है, या खरपतवार कहा जाता है। हरा एवं कोमल तना, तना जो होना चाहिए वो कोमल होना चाहिए, है ना। तो हरा एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है शाक। क्या कहा जाता है, शाक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए दिख रहा होगा। देखिए, ऐसे पौधे जिनका तना नरम और हरा होता है, ये बहुत लंबे नहीं होते और आसानी से टूट सकते हैं, इन्हें शाक कहा जाता है। ठीक है, अब वह पौधा होगा कौन कौन, तो ये लीजिए आपका धनिया का पौधा, ये क्या कहलाएगा, शाक कहलाएगा। पुदीना का पौधा, पालक का पौधा, मेथी का पौधा, सोया का पौधा, सरसों का पौधा और तुलसी का पौधा, ये सब किसका उदाहरण है, तो शाक का उदाहरण है ना। इसका तना जो है कोमल होता है, ठीक है, और हरा होता है यह। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह शाक के सही उदाहरणों को दर्शाता है। आम, नीम, बरगद और पीपल, गुलाब, चमेली, नींबू और मेहंदी, धनिया, पालक, तुलसी और पुदीना, कद्दू, लौकी, खीरा और तरबूज। क्या कहा, कौन सा समूह शाक के सही उदाहरण को दर्शा रहा है। तो मुझे 100% आपसे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ ही गए होंगे, है ना। धनिया, पालक, तुलसी और पुदीना, यह समूह जो है पौधों का, यह किसके अंतर्गत आता है, तो शाक के अंतर्गत आता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा, है ना। ये रहा धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, सोया, सरसों, तुलसी, ये सब जो है आपका, ये सभी क्या है, शाक है। ठीक है, क्योंकि इनका तना नरम और हरा होता है ना, नरम यानी कोमल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का आखिरी सवाल को अब देखा जाए।
ये रहा आपका अंतिम सवाल। 10वां सवाल कह रहा है कि जिन पौधों का तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता और जिनकी शाखाएं नीचे से ही निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शाख कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है या लता कहा जाता है? तो जिन पौधों का तना कठोर तो होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है ना, और जिनकी शाखाएं नीचे से ही निकलती हैं उन्हें कहा जाता है क्या? झाड़ी कहा जाता है। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे उनका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो साथी पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ ग्रुप में जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बारे में भी देख लीजिए। क्या कह रहा है? ऐसे पौधे जिनका तना कठोर होता है, ये देख लीजिए, ये तना है ना, ये क्या है? तना है, ये तना है। ठीक, तो ऐसे पौधे जिनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, क्या बहुत मोटा है? देख लीजिए, तना है ये, क्या मोटा है? नहीं है ना, कठोर तो है लेकिन मोटा नहीं है। ठीक है, शाखाएं जमीन के पास से ही निकलती है, बिल्कुल जमीन के एकदम पास से ही निकला हुआ है ना। इसका आकार छोटा और घना होता है, छोटा और घना है बिल्कुल है। इन्हें विज्ञान में क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अभी जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।